सिनेमा घर कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। नमस्कार साथियों, सिनेमा घर में आज की फिल्म है 1966 रिलीज फिल्म ये रात फिर न आएगी। इस फिल्म का निर्देशन किया था ब्रिज सदाना ने, पटकथा लेखन वेद राही और ब्रिज कत्याल का, संवाद रमेश पंडित के, गीत संगीत एस.एच. बिहारी और कश्मीरी का, संगीत ओ.पी. नैयर, पार्श्व गायन स्वर आशा भोसले, मोहम्मद रफी, महेंद्र कपूर और मीनू पुरुषोत्तम। मुख्य कलाकारों के नाम चरित्र नाम सहित बताए देते हैं आपको। पृथ्वीराज कपूर प्रोफेसर के रोल में हैं, विश्वजीत सूरज के रोल में, शर्मिला टैगोर किरण, मुमताज है रीटा के किरदार में। इनके अलावा शैलेश कुमार, बी.एम. व्यास और असित सेन हैं मुख्य भूमिकाओं में। साथियों, ये रात फिर न आएगी ये फिल्म एक सस्पेंस कौतूहल से भरी एक ऐसी फिल्म है जिसमें आगे क्या होगा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों कर हुआ, क्यों ऐसा क्यों, यानी बहुत सारी बातें हमारे जहन में आती चली जाती हैं जब हम फिल्म देखते हैं या सुनते हैं। तो और ये भी बात आती है कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और वास्तव में बात दरअसल है क्या, ये सब बातें हमारे जहन में उभरती रहती हैं जो हमें फिल्म देखने सुनने के लिए अंत तक बिल्कुल मजबूर किए देती हैं। साथियों, इस फिल्म में शर्मिला टैगोर यानी किरण की जो भूमिका उन्होंने निभाई है, इस पूरी फिल्म में दर्शकों को वो एक ही वेशभूषा में नजर आती है साथियों। और फिल्म का ये शीर्षक क्यों ये रात फिर ना आएगी, इसका खुलासा होता है फिल्म के लगभग अंत में। श्री कृष्ण फिल्म लिखा हुआ आता है स्क्रीन पर, बैकग्राउंड है एक खंडहर नुमा स्थान। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है ये, जिसकी अवधि है 2 घंटा 19 मिनट। आइए बढ़ते हैं इस फिल्म की कहानी की ओर। एक ब्लैक कलर की गाड़ी आते हुए कहीं खंडहर जैसी जगह है, मजदूर काम कर रहे हैं। यहाँ रीटा और राकेश और पिता के संवाद। रीटा, राकेश डैडी कहाँ हैं? राकेश, आओ आओ मेरे साथ। डैडी, बेटी तू कैसे आई? बेटी, आज मिस्टर सूरज आने वाले हैं ना, स्टेशन चलिए। तो पिता कहते हैं भाई मुझे समय नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, मैं अकेली चली जाती हूँ। राकेश कहता है प्रोफेसर पिता से अब तो सूरज और रीटा की शादी हो जाएगी। तब तक रीटा चली जा चुकी होती है मिस्टर सूरज को लेने के लिए। और इसके बाद पिता जो है बताते हैं कि सूरज के पिता और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। जाते समय वो अपनी सारी संपत्ति जगह मुझे दे गए। जाने से पहले सूरज और मेरी बेटी की शादी हमने पहले ही तय कर दी थी। सूरज के आने पर मुझे भी इस लाखों के बोझ से छुट्टी मिल जाएगी। अब एक ट्रेन का शॉट है। इसके बाद ट्रेन के शॉट के साथ नंबरिंग का आरंभ होता है। ट्रेन में कैमरा फोकस होता है नायक सूरज पर। हाँ, पार्श्व संगीत में सीटी बजने की धुन भी और शामिल होती है, और पर्दे पर ये सीटी बजा रहे हैं सूरज ट्रेन में बैठे बैठे। ट्रेन के कई एंगल से शॉट्स हैं। और फिर इसके बाद अब घर के आंगन का दृश्य है, जहां गाड़ी आती रुकती है, जिसमें रीटा और सूरज हैं। गाड़ी से उतरती हैं, स्वागत कर रहे हैं पुरानी वफादार सेवक गंगाराम, जो ये भी कह रहे हैं कि छोटे सरकार आप 10 सालों बाद लौटे हो। सूरज और रीटा अंदर जाते हैं। सूरज कहता है इतने सालों बाद लौटा हूं, लेकिन सब कुछ पहले जैसा। ऐसा लगता है जैसे मैं यहीं पर था। एक चेयर को देख कहता है इस कुर्सी पर बैठकर माँ स्वेटर बुना करती थी और पिताजी यहाँ अखबार पढ़ा करते थे। ऐसे में रीटा बीच में बोल पड़ती है
और यहाँ एक छोटी सी लड़की भी आया करती थी जिसके तुम बाल खींच दिया करते थे, याद है? सूरज कहता है, कहाँ है वो लड़की, उसे मेरी याद है क्या? और फिर अगला दृश्य, अगले दिन ये दोनों गाड़ी में कहीं गए हैं, हवेली है एक वहां पर। अंदर प्रवेश करते करते सूरज रीता से कहता है, अरे ये हवेली अभी तक है, इसे मैं कभी नहीं भूल सकता। बचपन में मैंने इसके दरवाजे पे अपना नाम लिखा था, चलो चलो देखते हैं। अंदर एक जगह पर धूल हटाता है हाथ से, बिल्कुल कौतूहल से, और उस जगह वो नाम भी लिखा है। एक चेन वाला घंटा भी है यहाँ पर। सूरज अपनी यादों के साथ बेहद बेहद खुश नजर आ रहा है यहाँ। रीटा कहती है, चलो आगे भी जाना है। दोनों गाड़ी की ओर, और कैमरा फोकस होता है दूर से ही छुपकर बैठे एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति पर, जो इन दोनों को देख रहा है। अगला दृश्य, खुदाई हो रही है, मजदूर लगे हैं, रीटा के पिता है यहाँ। रीटा कहती है, डैडी देखो कौन? पिता सूरज को देखकर खुश हो जाते हैं, कहते हैं, वेलकम होम, वेलकम होम। बात आगे बढ़ती है। सूरज पूछता है, आखिर इन पुराने खंडरों की खुदाई में क्या रखा है? सूरज को कहते हैं पिता, क्या फायदा ये तो नहीं कह सकता, लेकिन ये ही नए जमाने की बुनियाद है। इतने में राकेश का प्रवेश, ये कहते हुए कि इसलिए तो ये सबसे बड़े पुरातत्ववेत्ता माने जाते हैं। पिता राकेश और सूरज का परिचय करवाते हैं। पिता बताते हैं, राकेश मेरा असिस्टेंट है। इतने में एक मजदूर चिल्लाता हुआ आता है, कहता है, तहखाने की एक सीढ़ी मिली है, तहखाने में एक सीढ़ी मिली है। पिता वंडरफुल खुशी के साथ एकदम से भागते हैं, अपने असिस्टेंट के साथ उस ओर चली जाते हैं। ये दोनों भी जाने लगते हैं, यानी रीटा और सूरज। इतने में रीटा ये कहकर चली जाती है कि पिता को दवाई की शीशी देना भूल गई है, अभी आती हूँ। और बस यहीं एक स्त्री की आंखें कहीं दो खंडरी दीवारों के बीच से सूरज को देखते हुए। सूरज भी उसे देख लेता है। इतने में वो पायल खनकाती भाग जाती है और सूरज कौतूहलवश उसके पीछे पीछे, लेकिन कोई नहीं मिलता वहां। अगला दृश्य आरंभ होता है। कैनवास पर रीटा की तस्वीर बना रहा रीटा को सामने बिठा सूरज। इतने में रीटा की सखियां आ गई हैं। सूरज से परिचय होता है, उनका पिकनिक की बात हो रही। सूरज के बहुत मना करने पर भी वो सूरज को पिकनिक पर ले जाने की बात कर रही, लेकिन सूरज दूसरी ओर चल देता है, अपना कैनवास उठा, और यहाँ रीता ये गाना गा रही है। मोहब्बत चीज है क्या? मोहब्बत करके देखेंगे। मोहब्बत चीज है क्या? मोहब्बत करके देखेंगे। मजाक कहते हैं किसको? किसी पर मर के देखेंगे। मोहब्बत चीज है क्या?
और इसके बाद अगले सीन में तहखाने की सीढ़ियों के आगे खुदाई हो रही। पिता और असिस्टेंट राकेश वहां पर हैं। पिता की आंखों में यानी प्रोफेसर की आंखों में हर हथौड़े की मार पर बढ़ती जिज्ञासा साफ झलक रही। उठते गिरते पत्थरों पर सबसे पहले आगे आगे कदम रखते हुए प्रोफेसर और पीछे पीछे सब। अरे ये क्या? एक महल जैसी जगह जहां पानी भी रिसता दिखाई दे रहा। बड़े बड़े जाले हर कहीं दीवारों पर और उन पर उकरी मूर्ति और प्रतिमाएं भी स्थापित। और आगे बढ़े तो अचानक चौंक गए। एक कंकाल जमीन पर, पूरा के पूरा कंकाल, साथ में एक चाकू भी रखा है वहां। हजारों वर्ष पुरानी एक दर्दनाक कहानी इस कमरे में बंद थी। प्रोफेसर कहते हैं ऐसा। अब बेहद बेहद तेज हवा के झोंके सीढ़ियों की ओर से आते हैं और देखते ही देखते पूरा कंकाल अंग प्रत्यंग करके धूल में उड़ा चला जाता है, विहीन हो जाता है। वो कंकाल अदृश्य हो जाता है। हवा से एक एक अंग उड़ जाता है उस कंकाल का धूल में और मिलता है वहां एक कड़ा और एक चाकू। आगे बढ़ते हैं लाइट के साथ। दीवारों पर उकरी मूर्तियों पर प्रकाश और आगे एक साड़ी पहने मूर्ति जिसका जाला हटाया जाता है। बहुत भारी जाला होता है, वो हटाया जाता है। भारी गहनों को पहने एक मूर्ति और जैसे ही हाथ पर नजर जाती है वही कंगन यानी कंकाल इस स्त्री का था। वही कंगन वो देखते हैं कि इस मूर्ति के हाथों में है जो कंकाल से मिला। अगले सीन में रीटा और सूरज गाड़ी में, रात का समय, गाड़ी बंद हो जाती है। जैसे ही बोनट खोलता है, बोनट के एक पार्ट में से धुआं उठता है। वैसे ही एक स्त्री के हंसने की आवाज सुनाई देती है जिसे सिर्फ सूरज ने ही सुना, रीटा ने नहीं। सूरज गाड़ी हेतु पानी लेने जाता है। जैसे ही पानी लेने लगता है झरने से एक आवाज गुंजायमान और ये गाना।
छुप के मेरे हाल पे रोती है खुदाई, दिल टूट गया आपको आवाज़ न आई, आवाज़ न आई। हर टुकड़ा मेरे दिल का क्या दोष हमारा था, हम ये न समझ पाए। दुनिया तेरी महफिल में हम आए तो क्यों आए। क्या दोष हमारा था, हम ये न समझ पाए। दुनिया तेरी महफिल में हम आए तो क्यों आए। अब कितने जन्म और जलाएगी जुदाई, दिल टूट गया आपको आवाज़ न आई, आवाज़ न आई। गीत की आवाज के साथ साथ सूरज भी उस आवाज के पीछे पीछे, लेकिन कोई नहीं मिलता। वापस आता है सूरज, रीटा को उस लड़की के बारे में बताता है। अब अगले सीन में सूरज द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स की एग्जीबिशन है और इसके बाद तभी सूरज की नजर पड़ती है एग्जीबिशन में आई एक लड़की पर। वही लड़की जो रात गीत गा रही थी, जिसके पीछे पीछे वो जा रहा था, ये तो वही है। उसके पीछे पीछे जाता है वो स्त्री पेंटिंग्स देखती हुई। रीटा की पेंटिंग को देख करके कुछ विशेष एक्सप्रेशंस देते हुए, यानी मुस्कुराते हुए एक अलग ढंग से। यहाँ सूरज आके पूछता है पेंटिंग्स कैसी लगी, तो वो कहती है बहुत अच्छी। ये जादू तो तुम्हें पहले से ही आता था। पहले से ही? सूरज दोहराता है प्रश्नवाचक रूप में। वो स्त्री जवाब ना देकर सवाल करती है, सब पेंटिंग्स हैं यहाँ तुम्हारी? सूरज के बताने पर कि सब हैं, तो स्त्री कहती है नहीं, एक तस्वीर नहीं जो तुमने बहुत पहले शुरू की थी, जो आज तक पूरी नहीं की। सूरज हैरान हो पूछता है मगर तुम कैसे जानती हो? बिना जवाब दिए वो स्त्री चली जाती है। उसका नाम है वैसे किरण। यहाँ ये बात जान चुका है सूरज। सामने है रीटा। अब वो स्त्री यानी किरण रीटा को देखती हुई कहती जाती है कि तुम्हारी तस्वीर उन्होंने बहुत सुंदर बनाई है। अगले दृश्य में तेज गति से अपने काले रंग की गाड़ी में सूरज उस अनजान स्त्री की तरफ जो घोड़ा गाड़ी में है पीछा करता है उसका, लेकिन आगे एक छोटी सी सुरंग से पार हो जाती है घोड़ा गाड़ी, और इसके बाद सुरंग के बाद जब वो खुद पार होता है तो वो गाड़ी जो है घोड़ा गाड़ी गायब है, कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही। अरे अभी तो निकली थी, दिख ही नहीं रही। मजदूर एक काम कर रहा है वहां, उससे पूछता है सूरज। कहता है नहीं भाई, मैंने तो कोई घोड़ा गाड़ी नहीं दिखी और सुबह से तो कोई यहाँ है ही नहीं, मैं तो यहाँ काम कर रहा हूँ, कोई सुरंग से कोई गाड़ी ही नहीं निकली है। और सूरज अब हैरान है, परेशान है कि भाई ऐसा कैसे, मेरे सामने तो ये घोड़ा गाड़ी सुरंग में गई है, गायब कैसे। अब अगला दृश्य आरंभ हो जाता है। एक होटल का दृश्य है ये। यहाँ डांसर है हेलेन, डांस कर रही हैं। रीटा और सूरज भी है यहाँ और डांसर गा रही ये गीत।
हुजूरे वाला क्यों ना कहते मोहब्बत खुदा है, ये हकीकत नहीं है तो क्या है। क्यों ना कहते मोहब्बत खुदा है, ये हकीकत नहीं है तो क्या है। वो दिल वाले दांव लगा ले, कर दिया दिल को तेरे हवाले। बड़ा लुत्फ छुप छुप के जलने में है, मजा तीर खाकर संभलने में है। हुजूरे वाला जो होगी इजाजत तो हम ये सारे जहां से कह दे, तुम्हारी अदाओं पे मरते हैं हम। ये किसने कहा है कि डरते हैं हम। हुजूरे वाला देखिए तो जरा मुस्कुरा के, कौन बैठा है पहलू में आके। देखिए तो जरा मुस्कुरा के, कौन बैठा है पहलू में आके। ओ दिल वाले दांव लगा ले, कर दिया दिल को तेरे हवाले। ये नीति निगाहें गजब कर गई, पता ना चला जुल्म कब कर गई। हुजूरे वाला जो होगी इजाजत तो हम ये सारे जहां से कह दे, तुम्हारी अदाओं पे मरते हैं हम। ये किसने कहा है कि डरते हैं हम। हुजूरे वाला जो और हुजूरी वाला गीत के खत्म होते होते ही एक आवाज, स्त्री आलाप स्वर गुंजायमान। सूरज उस आवाज के पीछे पीछे। हर टुकड़ा मेरे दिल का देता है दुआ। अब नाव में बैठी लड़की ये गीत गा रही। कोहरा उठ रहा, सूरज देखने की कोशिश में, तेज बारिश, रात का समय, एक घोड़ा गाड़ी, एक लड़की सफेद साड़ी में, वही नाव वाली लड़की एक खंडहर नुमा हवेली में प्रवेश लेते हुए। और ये वही हवेली है जहां बचपन बीता था। सूरज का दरवाजा खुलता है, लड़की अंदर, सूरज पीछे पीछे। सामने एक आदमी, सफेद वस्त्रधारी आदमी, पूछता है, कौन हो तुम? यहां तक सूरज उस स्त्री का नाम जान चुका है। नाम है किरण। पूछता है, किरण कहाँ है? आदमी कहता है, तुम मुझसे नहीं मिल सकती। अगले सीन में पुरातत्ववेत्ता रीटा के पिता अपनी टीम सदस्यों के साथ वही खंडहर नुमा स्थान पर उस स्त्री की मूर्ति के आगे खड़े ये कह रहे कि हमारी खोज अभी पूरी नहीं हुई। यही है वो मूर्ति। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये मॉन्यूमेंट लगभग 2000 वर्ष पुराना होगा।
यहाँ अचानक रीटा का प्रवेश। रीटा पिता को बताती है कि अलग ले जाकर के कि मैं बहुत परेशान हूँ। एक खूबसूरत लड़की है सूरज जिसकी ओर खींचा चला जा रहा है। कौन है मुझे नहीं पता, हो सकता है वो लड़की शाम को पार्टी में भी आए। तो पिता कहते हैं पार्टी में तो मैं भी आऊंगा, तुम घबराओ मत, घर जाओ। अगले सीन में घोड़ा गाड़ी से उतर किरण पार्टी में। रीटा पिता को बताती है देखो यही है वो लड़की। अब पिता के तो भाई होश ही उड़ जाते हैं जब वो देखते हैं कि वही मूर्ति वाली लड़की जिसका कंकाल मिला था, ऊपर से नीचे तक वही प्रतिमूर्त, वही आंखें, वही गहने, वही पहनावा, वही हाथों में वही कंगन जो उन्हें कंकाल के पास से मिला था। हर गहना वही रूप, वही कपड़े। पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर से परिचय करवाता है सूरज, बताता है ये है किरण। प्रोफेसर कहते हैं किरणमयी? वो कहती है नहीं, सिर्फ किरण। कंगन देख प्रोफेसर पूछते हैं ये कंगन? किरण कहती है मेरे हैं, मुझे पसंद है। प्रोफेसर तुरंत भागते हैं अपने कमरे की ओर जहां कंगन उन्होंने संभाल कर रखा हुआ था, लेकिन वो कंगन वहां अब नहीं है। हैरान परेशान हो जाते हैं। अब बाहर रीटा किरण से पूछती है कि क्या आप इस शहर में नई आई हैं? और किरण कहती है नहीं, 2000 साल पहले आई थी। रीटा भी हैरान ये जवाब सुन। रीटा पूछती है आगे तुम उस पुरानी हवेली में क्यों रहती हो? किरण कहती है मुझे पुरानी चीजों से प्यार है, मुझे 2000 साल पुरानी चीजों की याद दिलाती है वो हवेली। रीटा जानना चाहती है ये कौन है। माइक पर अनाउंस कर देती है इस मेहमान के बारे में। यहाँ अब माइक पर किरण आ जाती है और गाती है ये गाना। मैं शायद तुम्हारे लिए अजनबी हूँ। मैं शायद तुम्हारे लिए अजनबी हूँ, मगर चांद तारे मुझे जानते हैं। ये सारे नजारे मुझे जानते हैं। मैं शायद तुम्हारे नबी हूँ, मगर चांद तारे मुझे जानते हैं। ये सारे नजारे मुझे जानते हैं। के सब गम के मारे मुझे जानते हैं। ये सारे नजारे मुझे जानते हैं।
सांसों का परफ्यूम है ये डाबर रेड पे फ्रेश जेल, हर एक जेल से कूल है ये डाबर रेड पे फ्रेश जेल। ये नया जमाना डाबर पे फ्रेश जेल का दीवाना, खुशबू जो इसकी खींचे मुश्किल है बच पाना। नया डाबर रेड बे फ्रेश जेल, सांसों का परफ्यूम। और अब इस गीत के बाद बाहर का सीन। सूरज किरण से अपनी इच्छा जाहिर करता है कि वो उसकी तस्वीर बनाना चाहता है। किरण कहती है सिर्फ तस्वीर, और घोड़ा गाड़ी में बैठकर चली जाती है। कहती है कल मिलना। जगह भी बताती है, झील के पार जहां बहुत सारी चट्टानें, बस वहीं उसके आगे। अब प्रोफेसर और असिस्टेंट ये देख जल्दी जल्दी अपनी जीप में पहुंचते हैं, उसी खंडहर नुमा महल में, उसी प्रतिमा पर। लेकिन ये क्या, यहां वो प्रतिमा है ही नहीं। अब आंखें चकित हो जाती हैं ये देख। चौकीदार को बुलाते हैं, कहते हैं ये मूर्ति कहाँ गायब हुई। वो कहता है यहां तो कोई आया ही नहीं। प्रोफेसर बुदबुदाते हैं 2000 साल बाद, ये नामुमकिन है, नामुमकिन है। अगले सीन में प्रोफेसर और उनके असिस्टेंट कई किताबों में उलझे हैं, पन्ने उलट पलट कर रहे। असिस्टेंट को संस्कृत भाषा की एक किताब मिलती है, ट्रांसलेट कर बताता है कि 2000 वर्ष पूर्व एक चंद्रिका नगर था। वो जगह एक संग तराश का स्टूडियो था जहां वो इस एक राज नर्तकी से प्रेम करता था, और उस लड़की का नाम था किरणमयी। और अचानक किसी ने मर्डर कर दिया था किरणमयी का, और अब वो बात एक राज बनकर रह गई। बस इतना ही लिखा है इसमें। और अब अगला सीन, नियत स्थान पर मुलाकात का वादा जहां था सूरज और किरण का। बिठाता है उसे कैनवास पर, उसकी तस्वीर बनाने लगता है। कहता है ये तस्वीर मुझे अमर बना देगी। किरण कहती है अगर पूरी हुई तो, क्योंकि एक तस्वीर पहले भी अधूरी है। सूरज जिद के साथ कहता है मैं इसे पूरा करके ही रहूंगा। इस पर किरण कहती है तुम पहले भी ऐसे ही जिद्दी थे, पत्थरों को काट काट कर मूर्तियां बनाते थे। सूरज कहता है कि मैं तो कैनवास पर तस्वीर बना रहा हूं। ऐसी इन्हीं बातों में ही वो तस्वीर अधूरी रह जाती है, और किरण नीचे घाटी की ओर, उड़ते कोहरे की ओर ये इशारा कर गीत गाती है। यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यही पर कभी आप हमसे मिले थे। यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यही पर कभी
ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती रहती है। 5 मिनट 10 मिनट डेडिकेटेड फिजिकल एक्टिविटी करनी ही चाहिए। प्यारे बच्चों, हमारे प्रधानमंत्री जी के इस मंत्र से परीक्षा की चिंता को दूर भगा। उनके इन्हीं संदेशों से प्रेरित होकर एनसीपीसीआर मना रहा है परीक्षा पर्व, जिसमें बच्चे विशेषज्ञों से बातचीत कर परीक्षा के स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। ये कार्यक्रम 8 फरवरी से 5 अप्रैल तक चलेगा। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी www.ncpcr.gov.in पर प्राप्त करें। आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है सिनेमा घर, जिसमें आज की फिल्म है 1966 रिलीज फिल्म ये रात फिर न आएगी। कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपके मित्र नीता अग्रवाल। कहानी में बढ़ते हैं आगे। इस गीत के बाद आंखों में आंसू लिए किरण कोहरे में फिर कहती है, ये कोहरा मुझे इससे नफरत है। इससे कोई बिछड़ जाता है, कभी कभी वो हमेशा के लिए बिछड़ जाता है। यहाँ सूरज उसे भरोसा दिलाता है कि मैं तुमसे कभी नहीं बिछड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। दोनों गले मिलते हैं। बारिश का सीन है यहाँ, यानी कोहरे से बारिश की ओर बढ़ गया है सीन, और यहाँ हो रहा है ये प्यार भरा गाना। आपसे मैंने मेरी जान मोहब्बत की है, आप चाहे तो मेरी जान भी ले सकती है। आप जब हैं तो मेरे पास मेरा सब कुछ है। जान क्या चीज है, ईमान भी ले सकती है। आपसे मैंने मेरी जान, आपको मैंने मोहब्बत का खुदा समझा है। आप कहिए कि मुझे आपने क्या समझा है। आपसे मैंने मेरी जान मोहब्बत की है। आप चाहे तो मेरी जान भी ले सकती है। चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अगले दृश्य में सुबह होने पर घर लौटे सूरज से प्रोफेसर पूछते हैं, कहाँ थे रात भर? सूरज बताता है, बारिश में। प्रोफेसर पूछते हैं, अकेले? सूरज कहता है, किरण के साथ। प्रोफेसर बताते हैं सूरज को कि खंडहर में एक मूर्ति मिली थी, हूबहू किरण, और उसके नीचे लिखा था किरणमयी। इस पर सूरज कहता है कि ये एक इत्तेफाक था। आगे प्रोफेसर बताते हैं किरणमयी एक राजनर्तकी थी, उसे कत्ल कर दिया गया था। जानते हो, जो पार्टी में उस दिन वो लड़की आई थी, उस दिन वो मूर्ति उस खंडहर से गायब थी। आगे कहते हैं कि ये लो लिस्ट, कोई पहचान वालों के नाम रह गए हो तो लिख देना। अगले महीने 8 तारीख को तुम्हारी शादी है रीटा से। सूरज कहता है, मुझे वक्त दीजिए। आगे कहता है, यदि शादी का ये फैसला मैं नहीं लेता तो इस पर प्रोफेसर कह देते हैं कि सारी दौलत जमीन तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे स्वर्गीय पिता ने मेरी बेटी को बहू बनाने का फैसला किया था और तुम्हारे भले बुरे की जिम्मेदारी मुझे देके गए थे। अगले दृश्य में हवेली का सेवक एक चिट्ठी सूरज को देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारे पिता ये मुझे दे गए थे कि मेरा बेटा किसी उलझन में हो तो दे देना। सूरज उसे खोलकर पढ़ता है। लिखा है उसमें, सूरज बेटा, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। रीटा से तुम्हारी शादी तय है। तुम्हारी माताजी की भी यही इच्छा थी। अब तो सूरज परेशान ये पढ़ कर के बाहर बैठी है रीटा। सूरज उसे समझाता है कि हमारी सगाई वर्षों पहले हुई थी, शादी आगे की बात है।
मेरे जीवन में अब किरण है, तुम शादी से इनकार कर दो। अब रीटा भी गुस्से में आ जाती है, पूछती है उसे पता है हमारी सगाई हो चुकी? सूरज कहता है हाँ। रीटा कहती है फिर भी उसने तुम पर डोरे डाले। सूरज अब ये बात किरण के खिलाफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, उसे थप्पड़ मारने को होता है। आगे कहती है रीटा उसने तुम्हारा दिल ही नहीं दिमाग भी छीन लिया है। अब कार में सूरज के पीछे प्रोफेसर और असिस्टेंट अपनी जीप में। सूरज गाड़ी से उतर घने कोहरे में अपनी किरण को खोजते हुए। घने कोहरे में से किरण की आवाज, रुक जाओ। सूरज मुड़ता है, किरण कहती है पीछे देखो। पीछे कैमरा फोकस होता है घनी गहरी घाटी। किरण पूछती है इस जन्म में ना मिल पाओ तो अगले जन्म तक इंतजार करोगे? सूरज कहता है नहीं, मैं तुम्हें इसी जन्म में पाऊंगा। आगे कहता है तुम कल सुबह आओ, मैं प्रोफेसर साहब के सामने ही अपना फैसला सुना दूंगा। अब सीन समाप्त होता है। अगला सीन, किरण कह रही है कल सुबह मैं 9 बजे आऊंगी। सूरज चला जाता है। अब अगले दिन का दृश्य, रीता जो छिपी हुई है गोली चला देती है किरण पर। प्रोफेसर लौटते हैं, देखते हैं असिस्टेंट जो है रीता को रोकते भी हैं। जो गोली लगी किरण की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वो मर गई है उनके लिए, क्योंकि गोली लग चुकी है और पीछे 2000 फुट की गहराई में गिर गई वो। प्रोफेसर कहते हैं कि पुलिस को सूचित करो, रीटा ने जुर्म किया है। सामने आता है सूरज, सब सुन लेता है। सूरज कहता है रीटा आने वाली है। राकेश कहता है अब कैसे आएगी? सूरज कहता है आएगी। इतने में ही दूर से आती घोड़ा गाड़ी की पदचाप, रीटा उतर रही, सब हैरान। राकेश कहता है असंभव। रीटा कहती है डैडी ये आत्मा है। ऐसे में जैसे ही रीटा पीछे होती है कदम डगमगा जाता है, सीढ़ियों से गिर जाती है। तहखाने की वही सीढ़ियां, वही खंडहर नुमा जगह, अचेत हो जाती है रीटा। खून से लथपथ रीटा को गोद में लेकर पिता और राकेश सहारा देते हुए उठाते हैं। सामने नजर आती है किरण। पिता हैरान। इधर रीटा इमरजेंसी में खतरे में। पिता पुलिस स्टेशन में सारी बात बयां करते हुए, इंस्पेक्टर भी यकीन नहीं करते इन बातों का। प्रोफेसर कहते हैं कि इस मामले की हकीकत जानना चाहता हूं, आप मेरे साथ चलिए प्लीज। इंस्पेक्टर चल देते हैं। जीप में प्रोफेसर, राकेश और इंस्पेक्टर। सोलर रूफटॉप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी। 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है सब्सिडी, अपना पैसा अब बचा ले। 300 यूनिट हर महीने मुफ्त पाले। 300 यूनिट मुफ्त पाले, 300 यूनिट मुफ्त पाले। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से बिजली बिल से मुक्ति और बिजली की बचत के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आप भी बेहद सरल प्रक्रिया द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने पाएं। सौर की शक्ति, बिजली बिल से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए pmsuryaghar.gov.in पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इंस्पेक्टर चल देते हैं। जीप में प्रोफेसर, राकेश और इंस्पेक्टर उसी हवेली में पहुंच बताते हैं यहाँ रहती है वो लड़की। इंस्पेक्टर कहते हैं मैं इस एरिया का इंचार्ज हूँ, पिछले 50 वर्षों से कोई नहीं रहता यहाँ। फिर भी पुरानी चेन से बंधा दरवाजा तोड़ जाता है। दरवाजा खुलते ही एक सांप अपना फन फैलाए। इंस्पेक्टर कहता है जहां सांप रहते हैं वहां कोई नहीं रहता, चलिए। जैसे ही वापसी मुड़ते हैं कैमरा फोकस होता है ऊपर की ओर एक बुजुर्ग आदमी पर जिसके हाथ में बड़ा पत्थर है। वो पत्थर फेंक देता है इनकी राह में। सब ऊपर देखते हैं। प्रोफेसर कहते हैं यही है उसका पिता। वो पत्थर फेंकने वाला आदमी कहता है जोर से हंसते हुए बेटी तुम्हें नहीं मिलेगी, मेरी किसी को नहीं मिलेगी। प्रोफेसर के यह कहने पर कि आदमी को गिरफ्तार कर लो। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है मैं इसे जानता हूँ, इसकी बेटी मर गई तब ये पागल हो गया। अगले दृश्य में सूरज और रीटा संग संग, प्यार भरी बातें और ये गाना। जहां फिर मिलने का वादा लिया जा रहा है।
संग संग अगले दृश्य में राकेश प्रोफेसर को ये बताते हुए कि मैं भी अब वैज्ञानिक होकर इन बातों पे यकीन करता हूँ। किसी का नाकाम आरजू मृत्यु के बाद उसे अगले जन्मों में अपनी आरजू पूरा करने की इच्छुक रहती है और ऐसी रूह अपने को आजाद कराने एक जीवित जिस्म को ढूंढती है। 14वीं की रात ये इच्छा उरूस पर होती है और एक बाबा ने मुझे ये बात बताई। जिस रोज किरण सूरज से मिली उस रोज पहली का चांद था। कल 14वीं का चांद सूरज की जिंदगी का आखिरी दिन और अगले सीन में सूरज गा रहा ये गीत, सामने बैठा है उसका प्यार। मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से प्यार की बातें हो रही हैं यहाँ गीत के जरिए। अगले दृश्य में प्रोफेसर सूरज को ये कहते हैं, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे बेटी की मोहब्बत ने खुद गर्ज बना दिया। तुम किरण से शादी करो, हमेशा खुश रहो। इतने में राकेश का प्रवेश टिकट देते हुए प्रोफेसर को कि आपको तो जाना है जरूरी काम से। तो सूरज ये जाने वाला काम अपने हाथों ले लेते हैं कि आप हॉस्पिटल जाइए, रीटा को देखिए। अब इसके बाद ट्रेन में फिर से वही आवाज गुंजायमान होती है और सूरज किसी तरह से ट्रेन से उतर जाता है और मिल जाता है उसका प्यार। वो कहती है, मैंने कहा था वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। और इसके बाद वो वापस अपने प्यार के पास। किरण कहती है, जो हुआ भूल जाओ, हमारी शादी नहीं हो सकती। तो कहता है, तुम तो मुझे चाहती हो। कहती है, लेकिन तुम्हारे बनना तो चाहती हूँ, हो नहीं सकती, समझा नहीं सकती। खंडरों की ओर जाती है और इशारा करती है, वही बुत तराश्त के स्टोरी के बारे में बताती है कि ऐसी ऐसी बात थी। ये मूर्तियां दिखाती है और इसी तरह से मूर्तिकार ने कई मूर्तियां बनाई थी, हर मूर्ति में जो किरणमयी को बना देता था। राजा को गुस्सा आता था। पूरी स्टोरी बताती है कि राज नर्तकी की हत्या कर दी गई थी और वो आत्मा किरणमयी सदमे से पागल हो गई थी और वो ढूंढती है, भटकती है और वो संग तराश तुम हो। हम मरकर ही एक दूसरे के हो सकते हैं। आज 14वीं का चांद है, ये रात फिर ना आएगी, सूरज ये रात फिर ना आएगी। इतने में एक गहरे पानी का फोकस होता है कैमरा और वहां पर डूब जाने के लिए प्रेरित कर देती है ये स्त्री किरणमयी, लेकिन बचा लेते हैं और लोग, क्योंकि वो तो पीछे पीछे आ रहे हैं। अगले दृश्य में प्रोफेसर राकेश डॉक्टर और अचेत अवस्था में हो जाता है सूरज ये सब बातों के बाद और कहते हैं कि भाई होश नहीं आए। लेकिन होश कैसे ना आएगा, जब आलाप सुनाई देगा तो होश आएगा ही आएगा। और जब वो कूदने लगता है फाइनली उस गहरे पानी में, तो किरण उसे रोक देती है, उसके पांव में पड़ जाती है। कहती है, मैं मामूली लड़की हूं, मैं बदकिस्मत लड़की हूं, लेकिन मैं किसी की जान नहीं ले सकती, तुम्हारी जान खतरे में है, भाग जाओ। और इतने में राकेश की एंट्री हो जाती है। वो कहता है, बेवकूफ लड़की, तूने दौलत से हाथ धोया, अब जान से भी हाथ धो। चाकू ले बढ़ता है किरण की ओर, वैसे ही एक पीछे से चाकू एक आदमी की ओर, राकेश की पीठ की तरफ, ये कहता हुआ कि ये नहीं हो सकता, पुलिस तुम्हें अभी ढूंढ रही है बाबा। राकेश कहता है, यहाँ ये किरण के पिता हैं, ये गरीब लोग हैं और इनकी गरीबी का फायदा उठाकर इस तरह का नाटक रचा गया था जिसमें राकेश और बेटी रीटा शामिल है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। और दौलत कैसी आए हाथ में, यदि सूरज जिंदा रहेगा तो दौलत नहीं आ सकती। यदि रीटा और असिस्टेंट राकेश शादी कर लेंगे तो सारी दौलत राकेश की हो जाएगी और रीटा की हो जाएगी। ये था पूरा ड्रामा। जो इंस्पेक्टर का रोल बीच में आया था, उन्होंने जब तहकीकात शुरू की और वो यहाँ पर अब आ चुके हैं और सारा राज उन्होंने खोल दिया कि किरण के पिता जेल से भागे हुए एक मुजरिम जिसे पनाह दी राकेश ने, और गरीबी का फायदा उठाकर लड़की से, बेटी से ये नाटक रचवा दिया, क्योंकि दौलत चाहिए थी, जमीन जायदाद संपत्ति चाहिए थी, जो सूरज के रहते
नहीं मिल सकती थी। ये पूरा के पूरा नाटक इन दोनों द्वारा रचा गया, जिसमें वो मजदूर, वो पागल व्यक्ति, ये सब शामिल थे। इनको पैसा देकर शामिल कराया गया था। तो इंस्पेक्टर ने अब सारा के सारा राज खोल दिया। पूरा पर्दाफाश हो गया कि क्यों ये नाटक रचा गया। इस तरह का कंकाल के बारे में बताया गया कि वो कंकाल और मूर्ति देख करके ही राकेश के दिमाग में सूरज को मारने की ये इस तरह से प्लानिंग सूझी थी जिससे कि ये मर्डर भी साबित ना हो, नहीं तो इल्जाम आ जाएगा किसी पर। और उसी दिन किरणमयी और उसकी 2000 साल पुरानी बात का जन्म हो गया। राकेश ने इस मजबूर लड़की को किरणमयी का पाठ अदा करने पर मजबूर किया। पुराने जमाने की पोशाक और गहनों का इंतजाम बेटी ने किया, यानी रीटा ने किया। और जो गोलियां चली थी किरण पर, जिससे ऐसा माना गया कि वो मर गई और फिर कैसे जिंदा हो गई, वो गोलियां ही नकली थी। और फिर ये सब जो मुजरिम होते हैं अपनी बात, अपना अपराध मान लेते हैं। और ये इंस्पेक्टर फिर कहते हैं कि मुझे तभी शक हो गया था जब राकेश ने किरण की फोटो खींची और कहा किरण की फोटो नहीं आई है, तो तभी मुझे शक हो गया था और मैंने ये सब षड्यंत्र को खोलने के लिए अपना कार्य, अपनी कोशिश आरंभ कर दी थी। तो ये थी सारी बात। अब अगले दृश्य में समंदर किनारे किरण रो रही, सूरज आता है, कहता है सपना अब सच होगा। किरण नहीं मानती, फिर सूरज वही गीत गाता है, मेरा प्यार वो है। और इसी गीत के साथ साथ सूरज और किरण का मेल हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। और साथियों, यही है फिल्म का हैप्पी द एंड। ये रात फिर ना आएगी 1966 रिलीज फिल्म की कहानी, जानकारी, गीत आपके सामने श्रवण माध्यम से, रेडियो के माध्यम से प्रस्तुत हुए सिनेमा घर कार्यक्रम में। और अब अपनी मित्र नीता अग्रवाल को कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार। अरे ओ सांबा,